नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राज्य में आरक्षण को लेकर के सियासत जोरों पर है। इस मुद्दे पर राजभवन और सरकार आमने सामने है। दोनों ही दल खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ पहुंची कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने मैराथन बैठकों में भी आरक्षण का मुद्दा उठाया। बैठक में आरक्षण को लेकर के सड़क पर उतरने का निर्णय लिया गया। इसके तहत कांग्रेस अब 3 जनवरी को आरक्षण के मुद्दे पर महारैली निकालेगी। आरक्षण पर अब भीषण सियासत देखने को मिल रही है। दोनों ही दल मिशन 2023 को फतह करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंची हुई हैं, जहां पर उन्होंने पहुंच करके आज मैराथन बैठकें ली हैं। और इस बैठक में तय किया गया है कि अब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, आरक्षण को लेकर के एक महारैली निकालेगी। यह महारैली 3 जनवरी को निकाली जाएगी। तो वहीं इसे लेकर के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मिलजुल कर काम नहीं कर रही थी। कुमारी शैलजा अब सब कुछ ठीक करने आई हैं। देश की नए एआईसीसी की प्रभारी कुमारी शैलजा जी आई हैं। उनके स्वागत के लिए आज मीटिंग बुलाया गया था और कई अहम मुद्दे पे आज चर्चा हुई है, जिसमें शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कार्य योजना बनी है और जो भारत सरकार के नाकामियों को भी लोगों तक बताने की बात हुई है। आरक्षण मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी और राजभवन का नकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, उसको भी लेकर के हमको आगे बढ़ने की नसीहत दी गई है और बहुत सारे फैसले लिए, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसके बारे में उन्होंने निर्देश किया है। साथ ही जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ निकाला जाएगा, रैली निकाली जाएगी। यानी अभी तक 4 साल तक मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे। शैलजा जी आ गई हैं तो उनको बैठा दी हैं और सबको ठीक करने के लिए आई हुई हैं। अब शायद कल से वो मिल के काम करेंगे, क्योंकि श्रीदेव जी का बयान आ चुका है कि वो अपना निर्णय खुद करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले 3-4 महीने में अपने भविष्य का निर्णय करेंगे और फैसला करेंगे। उसमें अकेला श्रीदेव ही नहीं है और बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो अपने भविष्य का फैसला करने वाले हैं। आरक्षण पर सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह का कहना यह है कि कुमारी शैलजा आ गई हैं, अब वो सब कुछ ठीक कर देंगी, कांग्रेस में बिखराव की स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी शायद अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं दिव्यांशु जी। आज 14 विधायक और 6 गुटों में बटे। रमन सिंह जी का अलग गुट है, जयसन लागे जी का अलग गुट है, बिजमोहन अग्रवाल जी का अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में थी दिव्यांशु जी, वो आपस में जुड़ी हुई थी, सत्ता की चाशनी में जोड़ के रखा था। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी और लगातार आज जो है बिखराव की स्थिति में। लेकिन अगर मैं एक बात और जो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी तो वैसी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन कुमारी शैलजा जो हमारी नई प्रदेश प्रभारी बनी है, वो 4 बार की लोकसभा सांसद है, 1 बार के राज्यसभा सांसद है, हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, राजस्थान जैसे प्रमुख राज्य की प्रभारी रह चुकी हैं और कहीं जमीनी स्तर से जुड़ी नेता रही हैं और सत्ता और संगठन दोनों का उनको भरपूर अनुभव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आने वाला 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, उनमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह धूल चढ़ाने में सफल रहेगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आरक्षण जो प्रमुख मुद्दा था, उस पर हम 3 जनवरी को महारैली निकालने वाले हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरक्षण विरोधी रही है और ये चरित्र उनका पूरे देश में दिखता रहा है। चाहे मोहन भागवत जी का बयान देख लीजिए बिहार के उपचुनाव में, या उत्तराखंड प्रसिद्ध अवधेश कुमार मामले में, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपनी नियत, नीति और मंशा आरक्षण विरोधी होने का दिखा चुके हैं जी। एक बात और कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राजभवन को राजनीतिक अखाड़े के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता आज कहीं के राजभवन के प्रवक्ता के रूप में बयानबाजी कर रहे हैं, ये बात का स्पष्ट प्रमाण है
ये वही राज्यपाल महोदया है जो व्यक्तिगत रूप से सरकार को पत्र लिख के कहती हैं कि जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाइए, आप आरक्षण संशोधन विधेयक पास कीजिए, मैं जल्द से जल्द हस्ताक्षर करूंगी। मेरा तो ये सीधा साधा आरोप है कि किसके दबाव में, किसके इशारे पर, क्या केंद्रीय नेतृत्व के या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आज शोषित और वंचित वर्ग को हमारी कांग्रेस पार्टी अधिकार देने का जो प्रयास कर रही है उस पर क्यों रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, आज क्यों लेटलतीफी की जा रही है। देखिए इस बात और कहना चाहूंगा, राज्यपाल महोदया स्वयं छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व भी सर्वाधिक है। आज क्यों रोक रही है वो, जल्द से जल्द क्यों हस्ताक्षर करनी है। आर्टिकल 200 में देवांशु जी उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो जल्द से जल्द हस्ताक्षर करके पारित करें, अगर सहमत नहीं है अपने सवालों और आपत्तियों के साथ सरकार को लौटाए, और तीसरा राष्ट्रपति पर अभिमत के लिए भेजिए। लेकिन वो तीनों ऑप्शन को न अपना के संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन न करते हुए अलग से 10 सवाल पूछ रही है, लेकिन हमने उन 10 सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। तो अब तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुखिया का, जो संवैधानिक मुखिया है, उनका एक नैतिक दायित्व है कि जल्द से जल्द हस्ताक्षर करें और शोषित और वंचित वर्ग को उनका अधिकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी क्या कहेंगी गंगवानी जी की बात पर? देखिए, गांगुनी जी यहाँ जो बात कर रहे हैं कि गुटबाजी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो है वो कितनी बटी हुई है मैं उनसे पूछना चाहूंगी। इनके 40 विधायक जो है दिल्ली दौड़ लगाते हैं। एक तरफ इनके जो मंत्री थे टीएस सिंहदेव, पंचायत मंत्री, उन्होंने इन पे आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा तो दिया, और दूसरी तरफ उनके द्वारा ये कहा जाना कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद जो तय हुआ है, लेकिन भूपेश बघेल जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसको लेके इनकी गुटबाजी सामने आई। दूसरा, ये सरकार में रहते हुए इन्होंने आज पूरे प्रदेश को गर्त में डाल दिया है। आज ये विकास की बात करते हैं, विकास नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पूरी तरह से विनाश हो चुका है, और उसको सुधारने के लिए शैलजा जी आई हैं, ये कहना है डॉक्टर रमन सिंह जी का। और ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, जिनको अपने खुद के लोग नहीं संभाले जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम स्वीकारते हैं कि आज हम विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन आपने भी जनता से कोई कम झूठ नहीं बोला है। आप झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, जनता के साथ वादा खिलाफी किए हैं, और आज आपके सरकार के द्वारा चारों तरफ जो भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार की जो घटनाएं घट रही है, और उसको तो आपके प्रभारी संभाल नहीं पाए, इसलिए इनके प्रभारी भी बदल गए हैं। क्यों ये लगातार हम मानते हैं इसको सामान्य प्रक्रिया है। गंगवानी जी एक मिनट मैं मानती हूँ कि सामान्य उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, लेकिन हमेशा से कांग्रेस आरोप लगाने में नहीं चुकी है। गंगवानी जी एक एक करके अपनी बात रखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। आप अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समय के बाद में राजनीतिक पार्टियां अगर प्रभारी बदलती है तो इनको कांग्रेस हमेशा आक्षेप करती आई है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, आज छत्तीसगढ़ में आज देख लीजिए आप, क्या है आपने महिलाओं से वादा किया, शराबबंदी करना है, गंगा जल हाथ में लेके आपने शराबबंदी किया नहीं है। लक्ष्मी जी एक मिनट तो अरे गंगवानी एक मिनट जनता से, गंगवानी एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। गंगा जल लेके बाकी 35 वादे लक्ष्मी जी गंगवानी जी आपके 35 वादे झूठे थे। लक्ष्मी जी एक बात बताइए, बेरोजगारी, गंगवानी जी एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। मैं जवाब चाहूंगी आपसे। मैं जवाब लूंगा 1000 रुपया पेंशन दे दिया, आपने महिलाओं की ऋण माफी कर दी, आपने आवास योजना पूरा कर दिया। अरे ऐसे नहीं, आप दोनों अगर मेहमान एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। गंगवानी जी लक्ष्मी जी अब गंगवानी जी, आप जब मैं बोलती हूँ तो मुझे जवाब नहीं देने देते, आप बोलते हैं मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करती। दिव्यांशी जी से कहना चाहूंगी कि आप डिबेट में बैठा है। जी बिल्कुल एक एक करके दोनों से मेरा निवेदन है कि आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखिए। अगर डिबेट नहीं करवाएंगे तो ना उनकी बातों का मतलब है ना मेरी बातों का मतलब है। जी इसलिए जब मैं जवाब दे रही हूँ तो मुझे बोलने दिया जाए। जी बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ गंगवानी जी कि क्या वो 35 वादे झूठे थे, वो 35 वादे आपके झूठे थे। आज उसमें से आपने कितने वादे पूरे किए? आपने क्या महिलाओं के साथ न्याय किया? क्या आपने बेरोजगारों के साथ न्याय किया? क्या आपने वृद्धों के साथ न्याय किया?
क्या आपने आवास योजना लक्ष्मी जी, आपके घोषणा पत्र में है? ठीक है, ठीक है, आपका हर सवाल अपनी जगह जायज है। आवास योजना को भी आप यहाँ पे बिल्कुल बजट नहीं दे पाए हैं, तो ये विकास कहाँ है? लक्ष्मी जी, विनाश ही है छत्तीसगढ़ लक्ष्मी जी, का। आप लक्ष्मी जी, विकास मेरी बात तो की सुन बड़ी-बड़ी लीजिए। बातें जितनी कह लें, लेकिन आम जनता जानती है। लक्ष्मी जी, वो ठीक है, आपकी एक एक बात अपनी जगह सही है, लेकिन इस वक्त जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं वो ये नहीं है, वो है कुमारी शैलजा का दौरा, और आज जो उन्होंने महत्वपूर्ण बैठकें ली हैं उसे लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ चर्चा में उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए, एक सवाल उनसे कर लेता हूं। उचित जी, आज जिस तरीके से हमने देखा कि कुमारी शैलजा जी ने मैराथन बैठकें करी और आरक्षण का जो मुद्दा था उन बैठकों में छाया रहा, कहीं ना कहीं ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि भाई आरक्षण विधेयक इतने लंबे समय से लंबित है, अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं कि भाई किसके इशारे पर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि भाई हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, वो सवाल पूछ रही हैं तो उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर उचित जी? देखिए, बड़ा अहम सवाल है छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि ये आरक्षण हिंदुस्तान का वर्तमान स्थिति दिव्यांशु ये है कि हिंदुस्तान का इकलौता प्रदेश है जहाँ आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, प्रमोशन की गड़बड़ है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, प्रमोशन के क्षेत्र में देख लो, नौकरी की भर्तियों में देख लो, वो सब चीजें रुकी हुई है। तो बड़ी स्थिति जो है अभी अच्छी नहीं है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को, सत्ता को इस पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि है क्या। उसी बीच इनके जो प्रभारी है और नए प्रभारी है, इनकी पहली बैठक मैराथन बैठक में उन्होंने इस बात पर निर्णय भी लिया, इनकी चर्चा हुई होगी। लेकिन जो निकल के आ रहा है कि सड़क पे भी लड़ाई लड़ रहे और सदन पे भी लड़ाई लड़ रहे। जो महारैली की बात कर रहे हैं वो अपना संदेश देने का प्रयास है। अब जब संदेश दे रहे हैं और महारैली रहे तो है विरोध किसका? विपक्ष का तो विरोध है नहीं। ये हकीकत में ये अभी जो दिख रहा है ये गवर्नर हाउस और सीएम हाउस ये एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, और ये इनडायरेक्ट रूप से मैं कहूंगा कि ये गवर्नर की जो स्थिति है उसका विरोध, उनकी सिस्टम को विरोध करने का कांग्रेस प्रयास करेगी। वो एक मैसेज देना चाहती है कि आरक्षण के विरोध में आप लोग खड़े हैं और हम मतलब सत्ता पक्ष वो कांग्रेस जो है वो इस आरक्षण के साथ, वो एक पब्लिक को 3 करोड़ जनता को, आदिवासी 1 करोड़ आदिवासियों के समक्ष ये मैसेज देने में कामयाब होने की कोशिश करेगी कि ये आरक्षण जो है उनके द्वारा लाया हुआ है और इसको केंद्र द्वारा और गवर्नर द्वारा और भाजपा द्वारा रोकने जाने का प्रयास है। तो कहीं ना कहीं ये सड़क पे मैसेज देने का प्रयास रहेगा कांग्रेस का। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है खास करके आदिवासियों के। भाई जो कांग्रेस जो है वो आदिवासियों के साथ है, आरक्षण विधेयक के साथ है। लेकिन यही सवाल मेरा गंगवानी जी से भी रहेगा कि गंगवानी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है? भाई वो भी तो ये कहते हैं कि हम भी तो ये चाहते हैं कि हाँ भाई आरक्षण विधेयक पारित हो। गंगवानी जी देखिए देवांशी जी कुछ समय दीजिएगा। देखिए 2 से 3 बातें कहना चाहूंगा। अगर सचमुच आरक्षण समर्थक थे, इंदिरा साहनी मामले में सही तथ्य आंकड़े क्यों नहीं पेश किए? ननकीराम कंवर की जो रिपोर्ट थी 1000 पेज की क्यों पेश नहीं करते? मुख्य सचिव सरजियस मिंज की अध्यक्षता की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते? ये तीनों बातें इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दिखावे के लिए राजनीतिक पाखंड के तहत इन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक लाया, लेकिन कहीं कहीं इनकी नीयत नहीं थी कि इसको लागू किया जाए, पहली बात। दूसरी बात कहेंगे जिस प्रकार से हम 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण संशोधन की विशेष सत्र बुलाते हैं, इस प्रकार से इनके नेताओं के द्वारा वहां तमाशा करने का प्रयास किया गया, आपत्तिजनक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, राजनीतिक शुचिता के खिलाफ इनके द्वारा कार्रवाई की गई, क्योंकि संख्या में रोकने की स्थिति में नहीं थे। अंत में सर्वसम्मति से पारित होता। देखिए ये यहाँ तक जब सफल नहीं हो पाते तो आज मेरा तो सीधे सीधा आरोप है, ये वही राज्यपाल महोदया है जो सरकार को पत्र लिख के कहती है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, आरक्षण संशोधन को जल्द से जल्द पारित करिए, मैं हस्ताक्षर करूंगी। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये वही राज्यपाल महोदया आज हमारे 20-22 दिन से ज्यादा होने के बाद भी क्यों हस्ताक्षर नहीं कर रही है? किसके आशारे पर, किसके दबाव में? ये देश के जो जवाब है ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। कहीं न कहीं राजभवन को जिस प्रकार से राजनीतिक अखाड़े बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आपत्तिजनक निंदनीय है। और देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का बयान जो है इस पर रूप से ऐसा लग रहा है कि वो राजभवन के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि किसके इशारे पर इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए देवांशु जी, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ क्षेत्र नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस जिस राज्य में विपक्ष के रूप में हो रही है वहां पे राजभवन को पार्टी कार्यालय के रूप में यूज करते हैं। आज महाराष्ट्र में लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाकर एक वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जिसको लोकतंत्र ने नहीं चुना था। तो कहीं ना कहीं आज संवैधानिक संस्थाओं का, राजभवन का आज विपक्ष की ओर
आवाज को कुचलने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो आपत्तिजनक है। देखिए मैं मुद्दे पे यदि लौटूं, कुमारी शैलजा जी जो है वो जमीनी स्तर की कार्यकर्ता है, संगठन और सत्ता का शानदार अनुभव है। तो हमें आने वाले समय में मिशन 2023 में उनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में कांग्रेस शानदार सफलता दर्ज करनी पड़ेगी। एक बात और कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी 4 साल से विपक्ष में, 4 साल में 4 जो है प्रभारी बदल लेते हैं, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार जो है वो नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल से पहले हटा दिया जाता है। तो किसमें गुटबाजी है, किसमें बौखलाहट है, कौन घबराई हुई है, ये छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, आज नेता बदलने से या चेहरा बदलने से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि 15 साल तक ये लगातार छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। क्या आदिवासी बनाकर नौकरी दी, क्या आपने जैसी गाय दी, क्या 2100 समर्थन में 300 बोनस का वादा किया और देने के बारे में 1477 5 साल दिल्ली का वादा करते हैं। ये चरित्र सिर्फ छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार का भी है। ये सिर्फ चुनाव जीतने तक जो है वादे करते हैं और उसके बाद ये जुमले साबित होते हैं। तो ये चरित्र जो बन चुका है ये आपत्तिजनक है। गंगवानी जी एक बात बताइए, बयान है जी जी, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दूल्हा बिना दूल्हे की बारात हो चुकी है। ठीक है, बीजेपी हो सकता है कि बिना दूल्हे की बारात हो, लेकिन कांग्रेस को भी अगर हम देखें, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये जो बयान आया था कि वो अपने भविष्य को लेकर के फैसला ले सकते हैं, और अभी डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में और भी कई लोग हैं जो इस तरह की बात कह चुके हैं कि अभी भविष्य को लेकर के फैसला जल्द ही ले सकते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करने के लिए कुमारी शैलजा आई हैं? गंगवानी जी देखिए दिवांशी, 2 बातें कहना चाहूंगा। हमारे जो पूर्व प्रभारी थे पीएल पुनिया जी, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। हम कार्यकाल पूरा होने के बाद जो संगठनात्मक परिवर्तन है उसके आधार पर नहीं बुलाते हैं प्रदेश प्रभारी। आज देखिए 16 सितंबर को चलती मीटिंग में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग में मौजूद होते हैं और डी पुरंदेश्वर को हटाने का आदेश आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिनायकवाद है वो भारतीय जनता पार्टी में है। आज आंतरिक लोकतंत्र की जो है वो हमारा पूरा सिद्धांत है। आज हमारे जो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे 9000 से डेलीगेट वोटिंग करते हैं। मुझे यहाँ बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या जो जेपी नड्डा को किसके इशारे पर, क्या किसी से वोटिंग की गई, किसी से सलाह ली गई? कहीं ना कहीं केंद्र के हम दो और हमारे दो की सरकार के द्वारा ये निर्णय थोप दिया जाता है। आज अचानक बिना चलती मीटिंग में प्रभारी बदल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आंतरिक लोकतंत्र की परिभाषा है, ये पार्टी में डिफरेंस का दावा जरूर करते हैं। यार 56 लाख सदस्य का दावा करते थे दिवांशु जी, और जब वोट मिलते हैं तो 47,01,000 8,99,000 के सदस्य वोट नहीं करते, जबकि कांग्रेस के 6 लाख सदस्य थे, 61 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं। तो यही मूलभूत अंतर है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वास्तविक स्थिति को समझा है, लोगों के दर्द को समझा है, लोगों की तकलीफों को समझा है। 1200 किलोमीटर की पदयात्रा माननीय भूपेश बघेल जी ने 2018 के पहले निकाली और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की कमीशन को भी भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ने का। आज वही राहुल गांधी जी आज पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, 3500 किलोमीटर की यात्रा 12 राज्यों से, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आज पूरी केंद्र की मोदी सरकार में जो बौखलाहट दिख रही है, आज कुमारी शैलजा जी ने कहा कि उसी के तट पे छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा निकालेंगे। प्रत्येक बूथ तक, गांव तक, पंचायतों तक पहुंच के आज कांग्रेस की सरकार की जो 4 साल की शानदार कार्य है, सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो असफलताएं हैं, जो वादा किया है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। और चलिए ठीक है, हम एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप लेके ठीक है गंगवानी जी ठीक है, हमें शानदार सफलता मिलेगी। ठीक है। जनता के बीच में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से ही जा रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम वो लगातार कर रही है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, 3 जनवरी से आरक्षण को लेकर के महारैली, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से, यानी कि कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी है जमीनी स्तर पर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये अभी जितना भी बात अजय जी कह रहे थे आरक्षण के पक्ष में, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इन्होंने आरक्षण का जो विधेयक है वो लेकर आया। आज पूरे प्रदेश की जनता चारों तरफ आंदोलित थी, इनकी मजबूरी थी। ये 4 साल हो गए, ये पुरानी बातों को कर रहे हैं। 4 साल इनको सरकार में हो गए। 4 साल में ये उच्च न्यायालय में तथ्यात्मक डाटा पेश नहीं कर पाए और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के पक्ष में थी और इसलिए 20% से 32% उनके जनसंख्या के आधार पे आरक्षण जो उनको दिया और उसका लाभ भी दिया। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है, वो आज जो बात रख रही है
वो आप देख लीजिए, अभी इन्होंने कहा कि शैलजा जी आई, इनके प्रभारी जो है 4 बार बदले, इनके जैसा नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे यहाँ सारे मंडल से लेके, बूथ से लेके, संगठन के उच्च स्तर तक के पूरी लोकतंत्र व्यवस्था है। वहां पे सारे लोग बैठ के निर्णय लिए जाते हैं कि किसको अध्यक्ष बनाना है। कांग्रेस नहीं है कि 24 साल और 70 साल तक एक पार्टी के लोग निर्णय लिए और थोपते गए। आज भी जो आपको बोलने का मैंने मौका दिया था, आप बोले, अब उनको तो बोलने दीजिए। कहीं न कहीं गांधी परिवार के संरक्षण से बने हैं और इसलिए वो उनके परिवार के प्रति ज्यादा भूमिका निभाते हैं, पार्टी के प्रति कम। ये ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इनको आप समझ लीजिए गंगवानी जी। आज जो आप कह रहे हैं कि हाथ जोड़ो यात्रा निकालेंगे, पूरे देश में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। लोग आपके काम को देख के, आपके नेतृत्व को देख के आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, ना कि किसी दबाव में छोड़ रहे हैं। आज भारत की जनता ने आज इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नहीं दिया। हमने भारत की संस्कृति, संस्कार, लोग कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे हैं। जो अगर गुजरात बीजेपी आई है तो हिमाचल में कांग्रेस भी आई है। आगे बढ़ाया है, कांग्रेस ये नहीं कर पाई, 70 साल में नहीं कर पाई। गंगवानी जी एक मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। कितना दुरुपयोग किया है ये गंगवानी जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। इंदिरा गांधी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपातकाल लगाकर उन्होंने देश की जनता को कैसे प्रताड़ित किया, कैसे लक्ष्मी जी, आप ऑफ द ट्रैक हो जाती हैं, आप मुद्दे से भटक जाती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे लक्ष्मी जी, आप गलत यहाँ चीजों को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। लक्ष्मी जी, आप इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पे मत जाइए। छत्तीसगढ़ में के साथ साथ देश की जनता, आपने छत्तीसगढ़ को किस गर्त में डाला है वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और भारत की जनता आपने चलिए ठीक है एक शौचालय नहीं बना पाए। ठीक है लक्ष्मी जी, गंगवानी जी, खासकर महिलाओं को कितना कष्ट हुआ है, आप एक शौचालय बना नहीं पाए। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, गंगवानी जी, दोनों लोग शांत हो जाइए। आज ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है। उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूँ। लक्ष्मी जी शांत हो जाइए। चैनल में चैलेंज कर रही हूँ, चलिए आप गांव में कि आपके योजना की क्या स्थिति है। ठीक है चलिए ठीक है। उचित जी, मैं एक सवाल उचित जी से ले लेता हूँ। गंगवानी जी शांत हो जाइए, गंगवानी जी शांत हो जाइए। कुछ बो नहीं रहा। लक्ष्मी जी आप भी शांत हो जाइए। ये आपके नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की स्थिति है। आप दोनों ही सम्मानीय प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है, शांत हो जाइए। उचित जी भी हमारे साथ जुड़े, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूँ। देखा नहीं है जाके? जी ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है। उचित जी एक बात बताइए, कुमारी शैलजा जी पहली बार रायपुर आई हैं, अब उनके आगमन के बाद, अब जबकि ज्यादा समय शेष नहीं बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उनके आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलने वाला है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए। देखिए कई चुनौतियां उनके ऊपर आएंगी। निश्चित तौर पे ये अभी 1 साल है, 1 साल काफी वक्त होता है उनको देखने और समझने के लिए, और वैसे भी बहुत तेज तरार और बहुत सुलझी हुई महिला है, उनको सत्ता का और संगठन का काफी अच्छा अनुभव है, तो बहुत समय नहीं लेगी इस प्रदेश को समझने में। वैसे भी उनके पास काफी अच्छे फीडबैक पिछले 15 दिनों में पहुंच चुके हैं, जैसे प्रयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनके पास आप देखें कि उनके पास 4 साल की सत्ता है, तो नो डाउट कि उनके पास 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा, शराबबंदी का विरोध जो हो रहा है उसका भी सामना करना पड़ेगा, आरक्षण में जो कांग्रेस का विरोध हो रहा है उसका भी सामना करना पड़ेगा, स्काई वॉक पे जो निर्णय नहीं लिए गए उसका भी सामना पड़ेगा, ईडी जो यहाँ बैठी है उसका सामना करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के जो लगातार आरोप लग रहे हैं उसका भी सामना करना पड़ेगा, ई गवर्नेंस जो पूरा बैठी हुई है उसके जो काम नहीं हो रहा है उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो तमाम वो चुनौतियां हैं जो आपस में एक सामंजस्य, आपस में जो सामंजस्य कांग्रेसी मंत्रियों में नहीं है उसका भी सामना करना पड़ेगा। एक छोटे छोटे से अलग अलग दल के अंदर जो दल बने हुए हैं उन सभी धड़ों को एकत्रित करने के लिए सामना करना पड़ेगा। तो ये सब कई चुनौतियां दिव्यांशु उनके सामने आ सकती है। हम जरूर ये कहते हैं कि सब एकजुट है, सभी सत्ता में सब एक रूप है, एक राय है, एक मत से सब चीजें पास होती है, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है। तो कई चुनौतियां होंगी और ये लगातार हर पार्टियों में रहती है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ये सब है, भारतीय जनता पार्टी में भी ये सब, भले ही विपक्ष में वहां भी ये सब है। तो सत्ता के लिए नहीं, विपक्ष के लिए ये कभी भी राजनीति में आदर्श स्थिति बन नहीं सकती, आदर्श स्थिति में केवल चर्चा हो सकती है।
जी। बनने की उम्मीद बहुत कम रहती है। तो वही चुनौती शैलजा जी को काफी रहेगी, जो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। वही उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि उनके 71 सांसद है, सबसे मजबूत कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में है। अभी इस साल नहीं, हमेशा से कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही है। जब विपक्ष में भी थी तब भी बहुत मजबूत स्थिति में विपक्ष थी। तो अब 71 को कैसे वो 75 तक ले जाए, एक और बड़ी चुनौती उनके रूप में रहेगी। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के पास जो एंटी इनकम्बेंसी का बेनिफिट मिलेगा, जो इनके आपसी सामंजस्य नहीं उनका बेनिफिट मिलेगा, भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। लगातार ईडी जो आईएएस और इनके नियर एंड डियर को जो जेल भेज रही है, उन सबका फायदा नो डाउट की तृतीय पक्ष को या विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा। तो ये सब तमाम चुनौतियां हैं जो शैलजा जी को देखनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरक्षण को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है। राजभवन और सरकार में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, उनकी बैठकों में भी आरक्षण का जो मुद्दा था वो आज छाया रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कुमारी शैलजा के आने के बाद कांग्रेस को कितना फायदा मिल पाता है, क्योंकि अब विधानसभा की जो डगर है वो ज्यादा दूर नहीं है, बहुत कम समय शेष बचा है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।